बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुकूमती मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल, नवाज शरीफ का आज का पावर शो नाकाम या कामयाब। इस्लामाबाद से शुरू होने वाली रैली रावलपिंडी की सड़कों तक ही रह गई। इमरान खान को सड़कों की बजाय कौमी असम्बली का फोरम इस्तेमाल करने की दावत देने वालों ने आज खुद पार्लियामेंट को बेतौकीर कर दिया। अरकान असम्बली और वजीर पार्लियामेंट तो ना गए, मगर पूरी विफाकी काबीना ने नाअहल नवाज शरीफ के जुलूस में अपनी हाजिरी को यकीनी बनाए रखा। सवाल यह है कि आज के इस पावर शो में चौधरी निसार अली खान साहब कहां हैं? एहसन इकबाल साहब के ये अल्फाज के हरीफों ने सोया हुआ जिन जगा दिया है। सोया हुआ शेर तो हमने यकीनी तौर पर सुना था, ये जिन किसको कह बैठे हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। कंटेनर्स पर चढ़कर सियासत करना कोई संजीदा सियासत नहीं है। माजी में तनकीद करने वाले नवाज शरीफ साहब आज खुद कंटेनर पर क्यों चढ़ गए? दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब की अहलिया तहमीना दुर्रानी की अपने जेठ नवाज शरीफ की रैली के खिलाफ ट्वीट्स। क्या शरीफ फैमिली का एक और इख्तिलाफ खुलकर सामने आ गया? इस पे भी कुछ बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि पैनमा हंगामे से अकामा तक सेनेट में भी गर्मा गर्म बहस आज रही। नवाज शरीफ जिसके खिलाफ भी एहतजाज कर रहे हैं, खुलकर उसका नाम बताएं। सेनेटर एतजाज एहसन साहब की जानिब से इस बात का मुतालबा किया गया। सेनेटर्स का सबका बिला इम्तियाज एहतसाब के मुतालबे समेत असगर खान केस खोलने का मुतालबा। जबकि इस पूरे हंगामे में एक सहाफी नजम सेठी साहब ने अपनी खिदमात के एवज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ओहदा चुपके से अपनी जेब में डाल लिया। अपने वफादारों को नवाजने की रिवायत नवाज शरीफ साहब की जानिब से अब तक बरकरार रखी गई। सबसे पहले आमिर साहब, उस पावर शो की बात जो आज हमने सड़कों पर देखा, क्या समझते हैं? फ्लॉप हो गया, कामयाब रहेगा? मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा। ये सारा दिन बहस होती रही है। किसी चैनल ने उसको कामयाब कर दिया तो किसी ने उसको नाकाम कर दिया। तो इसमें खबर भी कोई नहीं है कि अगर ये बहुत बड़ी रैली हो जाती है, अगर ये 10 लाख लोग भी इकट्ठे कर लेते हैं। खबर किसमें है? खबर इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी फेडरल गवर्नमेंट है, इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इनके इतने 200 से ज़्यादा एमएनए हैं, हर एक की ड्यूटियां लगी हुई हैं कि अपने अपने इलाके से बोले हैं। इमेंस रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट की रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रही हैं, सरकारी मुलाजिम इस्तेमाल हो रहे हैं, पुलिस वाले सफ़ेद वर्दी में बचा रही हैं, वो सारा झोंक दिया हुआ है। तो ये तो खबर तब बनेगी अगर इसमें भी अगर बहुत बड़ा मजमा ना इकट्ठा कर पड़े, जिसकी हल्की हल्की झलक जो है ना वो इधर उधर नजर झलक आती है, या ये पिंडी से जब बाहर निकलेंगे अगर किसी जगह मजमा छोटा हुआ तो ये खबर होगी। खबर तो मजमा तो इनको बड़ा होना ही चाहिए। गवर्नमेंट का शो है, गवर्नमेंट का शो है, गवर्नमेंट का शो है, बिल्कुल है। ये उनकी एक दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं इसको जरा बड़े कैनवस पे देखना चाह रहा हूँ, जरा इसका तारीखी पस मंजर, इखलाकी, सियासी, इस तरह की बातें। बात यह है कि इस तरह की जो दुनिया की तारीख में बड़ी रैलियां मानी गई जिससे कि दुनिया की पॉलिटिक्स चेंज हो गई, दुनिया की अखलाकियात बदल गई, वो तो फिर 1 मिलियन मार्च जो मशहूर हुई मार्टिन लूथर किंग की, जो है अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट थी कि ये काले लोगों को बराबरी ना देना या सिविल राइट्स ना देना, तो वो उससे पूरा अमेरिका तब्दील हो गया, पूरी दुनिया तब्दील हो गई। औरतों को हकूक मिले, कालों को हकूक मिले, हर किस्म की बराबरी की इब्तिदा हुई। इसलिए वो रैलियां की जाती हैं। छोड़ दें उसमें पाकिस्तान में भी जब ये रैलियां हुई, बड़ी रैलियां जिनको हम मानते हैं, या बीबी का 86 से को वापस आना, वो जमहूरियत के लिए लड़ाई थी। या लॉन्ग मार्चेस भी जो होती रही वो एक ऑर्डर को चेंज करने के लिए था कि जनाब हम चलेंगे, तो ताकत वो जो ना गवर्नमेंट्स गिराने के लिए थी उसी, और हर दम पे लगता है अब गिरी के अब गिरी। यहाँ तो बचाने के लिए, यहाँ बचाने के लिए पहली दफा हमने देखा गवर्नमेंट बचाने के लिए, ना सिर्फ गवर्नमेंट बचाने के लिए, पार्टी भी नहीं, खानदान बचाने के लिए, ये पहली दफा हम रैली देख रहे हैं कि इसलिए इसमें सस्पेंस नहीं है। वो जब जुडिशरी की मूवमेंट भी चली थी वो भी एक पॉजिटिव चेंज ला रहे थे, वो भी मार्शल लॉ के खिलाफ था, एक डिक्टेटरशिप के खिलाफ था, और ये डर था कि अब गई कि अब गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा। इसमें देयर इज नो सस्पेंस। इसमें ज्यादा है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, अब वो बस में चले गए हैं, वो जी बस में जी वो टॉयलेट यूज करके वो जी वापस आ गए हैं। भाई ये कहानी सारा दिन चल रही है, और ये 3 दिन चला लें, 4 दिन चला लें, इसमें स्टोरी क्या है? इसमें स्टोरी कोई नहीं है। फिर इसका एक इखलाकी पहलू का सब मुझे जो तकलीफ होती है
इखलाकी तौर पे गौर हो क्या रहा है, मतलब हम एज अ मुआशरा किधर जा रहे हैं, क्या बातें अदारों की करते हैं कि एक साबिक वज़ीर आज़म है जिनको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने, सबसे बड़ी अदालत ने करप्शन के चार्जेस पे निकाल दिया। ये हम ये क्या पैगाम देते हैं लोगों को कि उनके खिलाफ कि ये ऐसा मुआशरा है कि वो अपनी सुप्रीम कोर्ट के जहाँ से रूल ऑफ लॉ सब कुछ निकलता है, सरचश्मा इंसाफ का, उसके उस फैसले के खिलाफ ये निकाली जा रही है। पहले निकाली जा रही है जो निकल रहे हैं कि कोई भी आदमी जिसकी जेब में कोई 2-4 करोड़ रुपया है वो 500-700 ट्रक इस्तेमाल करे, कीमे के नान इकट्ठे करे, अच्छा सा रायता बनवा ले और बंदे जिधर मर्जी कॉम को ले जाए। ये दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स, दिस इज पाकिस्तानी नेशन एज वी स्पीक टुडे एंड दिस इज द लीडरशिप। ये मैसेज क्या दे रहे हैं? नहीं मतलब रहता होना जरूरी है, रहता वो कीमा के नाम, थोड़े मेरी फरमाइश पे ना आप उसको पुदीने की चटनी कर दें, मुझे पसंद है। एक कीमे के नान के ऊपर जो है ना 10 लाख बंदा इकट्ठा हो जाता है, जो है वो जी कीमे का नान मिल रहा है ना, लगी हुई है, दफ्तर से छुट्टी ले ली, वो मिल गया, सब कुछ है, बच्चे भी है, पिकनिक है, चल रही है। कोई नहीं पूछता कि भाई साहब इसका बेसिक मकसद क्या है। भाई साहब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुतालिक हो रही है, ये क्या मैसेज क्या दे रहे हैं, यही दे रहे हैं ना। तीसरा, सियासी क्लियरली कोई इसमें इधर उधर की जाने की बात ही नहीं है, सारा ये फ्रॉड है, डिकॉय है, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना चाका, और जो है ये चाका है कि वो रेफरेंस से बचना है। वो जो नुकसान होना था वो हो गया, वो नुकसान होना था जो हो गया, प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हो गए। आगे वो जो है ना जो रेफरेंसेस हैं वो बड़े खौफनाक हैं, हम रोज़ याद कराते हैं कि वो, क्योंकि हमने अभी 8 सितंबर आना है, हमने वहाँ जाना शुरू हो जाना है, हमें ज़बानी याद हो गई हैं, वो 10 जिल्दें हमने पूरी पढ़ ली हैं, और 10 जिल्दों के अलावा 7-10 जिल्दें और हैं वहाँ पे। और वो हेलीकॉप्टर केस भी निकल रहा है, वो LDA के प्लाट भी निकल रहे हैं, वो चीज़ें जिसपे वो मैं एज अ रिपोर्टर क्लास साहब पिछले 30 साल से हम सारे स्टोरीज कर रहे हैं। अभी इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया जी, वो 2 मैंने तनख्वाह नहीं ली थी, मुझे भेज दिया नहीं साहब। ये 30 साल से हम सारे सहाफ़ी, पाकिस्तान की सारे दानिश्वर जो अभी इन्होंने सब खरीद लिए, आधे से ज़्यादा जो रेंटेड बैठे होते हैं, ये सारे ये इसी जमहूरियत का, इसी करप्शन के ख़िलाफ़ ये जंग लड़ते रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि नहीं जनाब ये तो बड़ा गलत है। वो तो वो काम किया है जो कि सारे इदारे मफलूज कर दिए थे। इनसे गलती ये हो गई थी कि हालांकि मैं खिलाफ था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ना सीनियर मोस्ट वाला जज वाला नहीं है, ये पार्लियामेंट के खिलाफ, ये पार्लियामेंट पर इख्तियार होना चाहिए। मगर इनके देखते हुए सिर्फ अगर इनके हाथ में ये इख्तियार भी होता कि आर्मी चीफ की तरह अपना चीफ जस्टिस भी लगा सकते, तो ये सारे कंट्रोल कर लिया था ना इन्होंने। नैब भी अपनी मर्जी का लगा लिया, PAC भी कंट्रोल कर ली, SEC भी कंट्रोल कर लिया, ऑडिटर जनरल, अकाउंटेंट जनरल सब कंट्रोल कर लिए। सिर्फ एक चीफ जस्टिस इनके काबू में नहीं आया, क्योंकि सीनियरिटी का प्रिंसिपल हो गया था, जजेस इनकी पकड़ से बाहर हैं, वही लेके बैठ गए। तो मैं तो ओवरऑल इसको देख रहा हूँ। लास्टली ये कह दूँ कि ये कह रहे हैं ना, ये तो बड़ी आपकी बड़ी अच्छी टर्म थी वो रुदाली वाली, के रुदालियाँ पूरे 1 लाख रुदालियाँ और रुदाले इकट्ठे करनी है कि वो लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी तब्दीली है, ये एक पाकिस्तान का पॉलिटिकल ऑर्डर चेंज हो रहा है। हम ऐसे ब्लेम कर देते हैं ज़ियाउल हक को, कहा साहब ये ज़ियाउल हक का नहीं ऑर्डर, ये नवाज शरीफ का ऑर्डर था, वो तो 88 में ऊपर जा चुके, और वो थोड़ा सा उन्होंने कोशिश की थी, उसको लेके कौन चला आगे। मैं 1985 में जब ये चीफ मिनिस्टर बने, मैं एग्जैक्टली उसी साल में जर्नलिज्म में आया। तो हमारी दौर के बाक़ियात मेरी जनरेशन जो है उनकी तो जिंदगी, हमने तो करप्शन अपने सामने वो LDA प्लॉट होते देखे हैं ना, वो हमारे सामने वो LDA प्लॉट्स किए गए, वो नौकरियां हमारे सामने, करप्ट सिस्टम होते हुए, गवर्नेंस खराब होते हुए हमने से, ये हमारी जनरेशन में हुआ, हमारे से पहले नहीं था। 70s के जो हमारे स्कूल के दिन थे वहां पे ये नहीं थी, हमने अच्छा दौर भी देखा हुआ है। आपकी जनरेशन ने अच्छा दौर देखा ही नहीं है, कट ऑफ ही नहीं देखा हुआ। सो ये एक पॉलिटिकल ऑर्डर की तब्दीली है जो ये नहीं होने दे रहे। इसके साथ पूरा एक नेटवर्क जुड़ा हुआ है, खानदानों का, लास्ट कह दूं, खानदानों का, माफियों का, कार्टेल्स का, पूरी वो जो कश्मीरी बरादरी से लेके वो बर्फ बेचने वाले जो कि अब अरबपति बन चुके हैं, ये सब कुछ सवाल नजर आ रहा है। जिस तब्दीली की आप आमिर साहब बात कर रहे हैं, देखना ये तब्दीली किस तक वो आती है। ब्रेक लेंगे छोटा सा फौरी तौर पर, जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे और नवाज शरीफ साहब की पावर शो के मुतालिक भी मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब,
वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद नून लीग हर रोज वोटों के तकद्दुस की बात करती रही है, तो वोट हासिल करने वाले तो आज जुलूस में पहुंचे हुए थे, पार्लियामेंट तो कोई नहीं गया। मैं ज़रा थोड़ा सा रैली पे बात करते हैं, इस पे बाद में आते हैं, जो अगले सेगमेंट में इस पर बात करेंगे जी। दो चार चीज़ें बड़ी हैरान कौन है। हम देहात के बैकग्राउंड से लोग हैं मोस्टली, मुझे अपने अभी भी हमारे गांव में होते हैं, अब शायद हाँ मैंने बड़ी अच्छी कहा कि रिवायतें बहुत सारी बदल गई हैं। मुझे खुद याद है हमारे गांव में कोई एक सिपाही आ जाता था पूरे गांव में कि किसी की शिकायत हो गई थाने में, कोई सिपाही बुलाने आता था तो पूरा गांव जो है वो अलर्ट हो जाता था कि पता नहीं किसने कोई ऐसी हरकत कर दी कि इसके बच्चे ने कि सिपाही बुलाने आ गया है। कोई बैंक का, ये मैंने खुद अपने गांव में देखे हुए, कोई बैंक की तरफ से कोई पैसे मांगने आ जाता था, जनाब किस्त आपने देनी थी पूरी नहीं की, तो वो बंदा इतना वो शर्मिंदा होता था कि वो एक तो पूरे बैंक वाले के पांव पड़ जाता है कि हजूर पैसे तो देता हूं मैं, ये किसी को ना बताना तो मुझसे पैसे मांगने आया था, मैंने तेरी किस्त नहीं दी। वो अपना वो डंगर बेचेगा, वो भैंस बेचे, बेल बेचे, कोई चीज बेचे, वो अपनी बेटी की बालियां बेचे, वो बेच के करता था कि मेरी बेइज्जती शहर में नहीं होनी चाहिए। हाँ, गांव में ये कोई ना कहे कि मुझे थाने से कोई बुलाने आया था, मैंने कुछ चोरी कर ली है या मैंने कुछ यहाँ पे गलत कर लिया। गांव वाले तो वैसे जालिम लोग होते हैं, आपको पता है कोई चोर पे उनके हाथ चढ़ जाए तो उसको बकायदा खोते में बिठा के पूरे शहर की वो कर देते हैं। नहीं, वो करते हैं, हमारे यहाँ ये करते हैं, पता है देहातों में काम होते हैं सारे के लोग डर के मारे इसलिए भी चोरी नहीं करते, अगला खोते में बिठा देगा। एक चेंज आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, मतलब अभी तक देहातों में ये कल्चर यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसी सजाओं पे किसी जमाने पे लोग जो हैं कि आपको किसी अदालत ने सजा दे दी, मान ले तो गलत सही अलग बहस है, आप रादर लोग यहाँ छुपते थे, एक एक महीना घर से नहीं निकलते थे वो कि यार के लोगों को हम क्या बताएंगे, क्या मुंह देंगे, कि हमारे ऊपर इल्जामात क्या लगे हैं, हमारे बच्चों की प्रॉपर्टीज कहां से निकल आई हैं, लंदन में कहां से हैं, हमारे बच्चों ने इतनी कंपनियां कहां बना ली हैं, ये कारखाने कहां से निकल आए, अरबों रुपए के मुझे तोहफे कैसे मिल गए, कि मेरे बच्चे मनी लॉन्ड्रिंग कैसे कर रहे थे। आप और मैं ये सोच सकते हैं कि हमारे बच्चों के इस तरह के कारनामे निकल हैं, फिर भी बैठ के हम उसके बाद आके क्रेडिट लेना शुरू कर दें, लोगों से मुबारकबादें लेना शुरू कर दें। भाई मैं दाद देता हूं भाई आमिर साहब भाई मत से, ये वो मर्केंटाइल क्लास है, ये वो ताजर तबका है जो हमारा हीरो था। कहीं इनको मैंने कॉलम भी लिखा है 2-4 दिन पहले, और मुझे इजाज भाई हमारे दोस्त उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा जो ये चीजें ये आपकी मर्केंटाइल क्लास नई नई रिवायात डाल रही है, इससे फ्यूडल आपको फरिश्ता लगना शुरू हो गया है। वो अपनी जमीनें बेचते थे, कुछ करते थे, वो आके ये काम नहीं करते थे कि यहाँ पे आके माल बनाए, पैसा बनाए, यहाँ पे बड़ी बड़ी आके आप उस बिजनेसेस खड़े कर लें, बाकी जुल्म सतम वो अपनी जगह पे करते थे। जो रिवायात आपके इस ये शहरी तबके ने आके यहाँ पे दी हैं, इस वक्त आपका वजीर आजम सबसे बड़ा बिजनेसमैन है सब, उसकी अपनी एयरलाइन अलग फजल से, और शिकायत भी कर रहे थे कि जो लाइफस्टाइल में पहले गुजारता था ये सियासत में आने से पहले, वो बहुत नाशुक्री की हद देखें कि यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पॉलिटिक्स की वजह से आप टॉप पे बैठे हैं। वो उस दिन नाशुक्री फरमा रहे थे, कहते जो मैं लाइफस्टाइल पहले गुजारता था, पहले आपके पास एयरलाइन थी कि क्या लाइफस्टाइल, आप पहले पेट्रोलियम के मिनिस्टर बन के जो आपने एलएनजी की डीलों में आपने इतने बड़े बड़े छक्के मारे, हमने पहले मारे थे, या जो कुछ अब आपको मिल गया है, अब आप उससे पहले पॉलिटिक्स के आपको पहले मिला था, ये सारी चीजें इन्होंने जिस तरह के मुआशरे को हमने बेशरम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि मुकर जाओ, डीट हो, जो हम डीट हो गए। नहीं, प्राइम मिनिस्टर को करप्शन पे निकाला गया, सुप्रीम कोर्ट ने और विक्ट्री ये चल रही है, लेकिन और ये मार चल रहा है, ये हो रहा है, झुमरे बस झूमर चल रहा है, इस पे झुमरे हो रही हैं, उस पे डांसेस हो रहे हैं, ट्वीट्स हो रहे हैं, और किसी दुनिया जहां की ब्राजील की तस्वीरें निकाल के पीएमएल नवाज वाला उनका सोशल मीडिया वो दिखा रहे रश दिखाने के लिए। यार यकीन करें ऐसी सजाओं पे कि लोग जो है महीना महीना घर से नहीं निकलते थे, उनके रिश्ते करने मुश्किल हो जाते थे किसी दौर में, जो आपने बात की 85 के बाद आपने कल्चर इस मुआशरे को बहस करके रख दिया, जो जितना बड़ा करप्ट है, आंखों से करप्ट होते देखा है कि करप्ट चोर दंदनाते फिरते हैं, छुप के बैठते हैं। वो बैठे, उन्होंने कहा नहीं ये ऑनर की बात है, डिग्निटी की बात है, और हम यहाँ से बाजा दौड़ धड़के के साथ हम तो जाएंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे, पूरी दुनिया में हमारा तमाशा। एक तो उस पर डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से हमारी इज्जत बढ़ी है दुनिया में, इवन इंडियंस ने भी हमें आके उन्होंने किया कि यार पाकिस्तान को देखो, अपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जमहूरी तरीके से उन्होंने लॉ के जरिए उनको फारिग कर दिया, प्राइम मिनिस्टर आके जमहूरियत इनके आगे चल पड़ी है। भाई पूरी दुनिया रश कर रही थी, इन्होंने कहा नहीं, हम आपको ये भी आपको खुशी नहीं लेने देंगे, हम पूरी दुनिया में आपको आगे जलील करेंगे कि आपका वजीर आजम करप्शन चार्जेस पे निकला है, बरतरफ हुआ है, और उन्होंने कौम को झुमर ताड़ी पे लगा दिया, चलो भाई बाबा शुरू हो जाए, यहाँ वाली बात, ये कीमे का नान और साथ में पुदीने की चटनी, और नाचो यहाँ पे और पूरी दुनिया को बताओ आई एम हाउ पॉपुलर, एक चीज। लेकिन दूसरी तरफ आवाम को थोड़ा सा अप्रिशिएट करें सर, हरगिज़ इनका प्लान नहीं था आज यहाँ पिंडी रुकने का, लोगों को भी दाद दें। लोगों ने आज बड़ा
बड़ी हद तक रिजेक्ट किया है। ये अगर हमारी सबकी ये तवक्को थी आने उसके रियलिस्टिक नोट कि शायद ये पंजाब हाउस में आज वहां पे इतना रश होगा, आपका डी चौक में यहाँ पे आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी, इस्लामाबाद से चलेंगे सारे के सारे रास्ते आपके भी ब्लॉक, ये मुझे तवक्को थी, ये मैं तवक्को कर रहा था। हुकूमत इनकी सारी मशीनरी इनकी, वजीर चल रहे हैं, वजीर आजम आजाद कश्मीर साथ साथ चल रहा है, पूरी रियासत के इदारे, रियासत के सबसे बाइज्जत इदारे के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं ये चल रहे हैं और पिंडी में दाखिल हो रहे हैं। मतलब जाना आपने जीटी रोड पे, पिंडी में दाखिल हो रहे हैं। कोई राज पिंडी के लोगों को दाद देनी चाहिए सर, टू बी फेयर। हरगिज उस तादाद में मैं खुद सुन रहा था जो उनके अपने प्रो हुकूमत के चैनल के 5 बजे तक बंदे नहीं थे। 5 बजे के बाद जो SOS कॉल जिन्होंने शुरू की हैं, कुछ झंग से लेके आ रहा है, बस लेके आ रहा है, कोई लैये से चल पड़ा है। वैसे ही वो मरी रोड सारी बंद हो जाती है। क्लास साहब आप और मैं कभी भी वहां से शाम को रश आवर्स में नहीं जाते, वो बंद होती है। आपने अगर रिपोर्टिंग देख रहे हो, मैंने ज्यादा कोशिश की है जो उन्हीं का अपना पसंदीदा चैनल है उसकी रिपोर्टिंग देखी जाए कि वो कहाँ बढ़ा चढ़ा के चीजें बयान कर सकते हैं। उनका मुकाबला तो कर ही नहीं सकता, बाकी तो पीछे रह जाते हैं। वो हमें उस वक्त खानों की तफसील बता रहे थे कि नवाज शरीफ साहब ने जेलम के फलां होटल पर ठहरना है, उस होटल में ये खुराक पेश की जाती है, ऐसी मछली बनती है, ऐसे टिक्के बनते हैं, ऐसे नान बनते हैं, ऐसे तिलोर बनते हैं, ऐसे वहां पे तीतर भुने जाते हैं, ऐसे ऐसे फलां फलां वहां पे ये कबाब बनते हैं। ये रात को इन्होंने जेलम ठहरना था। आशिक का सियासी जनाजा है, जरा धूम से निकले। इससे ब्रेक पे चलते हैं हम। जरा ब्रेक से जब वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। कुछ सोए हुए शेर के बाद सोए हुए जिन की कहानी भी आपको सुनाएंगे, और तहमीना दुरानी साहब के ट्वीट्स ने भी जो कि नवाज शरीफ साहब की रैली के अगेंस्ट उन्होंने लिए हैं और उनसे मुताल्लिक कई संगीन सवालात उठ गए हैं, उस पर मुताल्लिक बात करेंगे। वास्तव ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आमिर साहब, आपने तहमीना दुरानी साहबा के ट्वीट्स तो यकीनी तौर पर देखे होंगे, क्या महसूस हो रहा है कि एक दबी फूट थी जो इन ट्वीट्स के जरिए अब खुलकर सामने आ गई है? हाँ, उनकी बड़ी आज इंटरेस्टिंग ट्वीट्स आ रही थी जिसका बुनियादी ये मकसद था कि वो शहबाज शरीफ साहब देखें बड़ी मुश्किल में हैं कि एक तरफ वो चीफ मिनिस्टर के तौर पे उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को प्रोटेक्ट करें, एक तरफ अगर कुछ खराबी हो जाए तो भी वो जिम्मेदारी हैं, वो भाई बने कि चीफ मिनिस्टर बने, वो बेसिकली ये कह रही हैं। और साथ में कह रही हैं नहीं फूट नहीं पड़ेगी मगर फूट पड़ेगी भी, वो इशारे भी इस तरह के आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जो आने वाला दौर है उसमें ये नफाक पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को जिस तरीके से आउट रख रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो इलेक्शन लड़ें लाहौर से और प्राइम मिनिस्टर यानी शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल जाहिर है वो बिल्कुल मरियम बीबी का ऑर्डर चलाना चाहते हैं कि वही टोटली कंट्रोल करें, इसलिए नहीं इसमें आई, वो वहाँ से बैठ के हेडक्वार्टर से सारा सोशल मीडिया एंड मीडिया मैनेज कर रही है वहाँ पे। मगर ये मरियम मैनेजमेंट भी नहीं चलेगी, वो इसलिए कि ये जो प्रॉक्सी प्राइम मिनिस्टर जो लाए हुए हैं, ये इट इज़ इन द नेचर ऑफ दिस ऑफिस के उस वहाँ पे जब ये हटेंगे तो ये नहीं हो सकता कि सारी फाइलें जो हैं वो जाती उमरा जाएंगी फिर वापस आएंगी तो वो ही वाले प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहेंगे। ऑलरेडी वैसे इतला ये है कि लोगों ने वहाँ से ना सिंकिंग शिप में से वो चूहे काफ़ी सारे लेफ्ट राइट दौड़ने शुरू हो गए हैं। कोई इधर सिफारिश करा रहा है कि मुझे उधर भिजवा दें, कोई इधर भिजवा दें, तो वो चलता नहीं है। उससे आगे ही यहाँ पे मिस गवर्नेंस की बहुत खौफनाक वो है, प्रमोशंस के बोर्ड की अभी भी दबा के बैठे हुए हैं कि पता नहीं उस पटारी में से क्या निकलता है। तो आगे ये मजीद जो है क्या उसका वो करेंगे, तो ये नफाक पार्टी में भी पड़ेगा, ख़ानदान में भी पड़ेगा, गवर्नमेंट कैबिनेट के अंदर भी बनेगा। ये बस इसको कुछ हफ्ते चंद दे दें। मैं लास्ट ये कहना चाहूँगा कि आगे जो बात हो रही थी कि ये नवाज शरीफ साहब की ये जो तब्दीली ना, अभी ये जो उनके अपॉलोजिस्ट आ गए हैं बड़ी जल्दी एकदम उनको जमहूरियत का चैम्पियन बना दिया, इस्टेब्लिशमेंट का जी सबसे बड़ा जो मुखालिफ बना दिया कि जनाब ये सारी उम्र लड़ते रहे हैं। इनमें से किसी को शक है कि ये करप्ट नहीं थे? ये सारे लोग ये 30 साल से अभी जो मैं देखता हूँ टेलीविजन पे डिफेंड कर रहे हैं, 30 साल से जो साफी भाई थे वो हमारे जैसे वो कहानियां लिख लिख के मार गई। प्रॉब्लम क्या था, हम साबित नहीं कर पाते थे क्योंकि ये कह रहे हैं ना कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल बचे कैसे हैं, ये बच के इस बार ग्राउंड पे रहे थे कि जी टेक्निकल ग्राउंड पे आप सुन नहीं सकते ट्रायल। और भाई ट्रायल तो 18 साल से वो देबियार वो पड़े हुए हैं, सारा ही रिग्ड था सिस्टम, ट्रायल तो हो ही नहीं रहा था। तो सिर्फ ये हुआ है कि वो स्टोरियां जो हम करते रहे और ये लोग कहते रहे वो प्रूव हो गई और दी हाईएस्ट लेवल हुई। उन्होंने कहा जी ये तो पक्का लग गया कि ये टेक्निकल ग्राउंड पे जो उड़ाया, ट्रायल भी वो करवा रहे हैं। सो उसके बाद किसी के पास ग्राउंड नहीं रह जाती ये कहने की। सॉरी आपको थोड़ा सा मैं काट रहा हूँ, मैं इस पे
आज जो मेरे ख्याल ये दो चार चीज़ें बड़ी अहम हुई हैं। आज वहाँ सहाफ़ियों को मारा गया, आपने नोट किया? जी। बोल्ड टीवी के वो सफदर है, मेरा अजीज़ है सफदर जो है, और आमिर लियाकत साहब का मुझे किसी ने भी मैसेज भेजा, वो बड़ा उन्होंने अच्छा कोर्ट के, उन्होंने रऊफ क्लास था तो उनके हाथ नहीं चला न चढ़ा, उन्होंने कहा छोटे कजन में मारो, इसके छोटे कजन आप उसको सफदर क्लास की फैटी लगा देते, बेचारा मेरी वजह से शायद उसको अच्छी खासी उसको पड़ गई है वहाँ पे। वो ये खैर जर्नलिज्म में होता रहता है। एक और एतराज भी आ रहा है, मैं जो आपकी बात काटी थोड़ी सी, वो ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े एंकर्स जो हैं, मतलब जो हमारी वर्किंग क्लास जर्नलिस्ट है, वो ये फील कर रहा है कि ये सारी जो गुफ्तगू करते हैं लोगों का गुस्सा है वो आमिर मतीन या रऊफ पे होगा सपोजली, जो भी हम यहाँ पे बैठ के दानिशवरी फरमाते हैं, या बाकी दीगर चैनल्स के जो एंकर्स हैं जो लाखों की तनख्वाहें लेते हैं, वो जो बातें करते हैं, अगर पब्लिक को, अगर नवाज शरीफ साहब को गुस्सा है तो एंकर्स पे उनको ज्यादा, रिपोर्टर बेचारे का तो कोई उसका कमेंट नहीं आ रहा। तो उन्होंने जो उनका एंकर्स का गुस्सा था वो सारे का सारा उन पे रिपोर्टर्स पे निकाल दिया, जो उनकी फेंटें लगाई हैं, उनको उन्होंने मारपीट की है। एक तो वो ये कहते हैं जब एंकर्स जो है किसी वक्त खुद भी तशरीफ ले जाएं और मजमे में जाके ये सारी रिपोर्टिंग करें, एक उनका वर्किंग क्लास का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरे मैं तमीना पे आना चाहता हूँ, जो आपने बात अभी की है। आज तमीना ने बड़े इंतहाई, आपने तो बड़ा उसको लाइटली सा उसको लिया ना, तमीना ने बड़े वेरी मीनिंगफुल, वेरी डीप थाट। और मैं भी एक और भी होऊंगा जो आपने कहा ना कि किस चीज के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हमारे दोस्त अली अकबर नातिक, वो बहुत बड़ा अदीब भी है, उनके इंडिया में बड़ी किताबें छपी हैं और पाकिस्तान में भी उनकी बड़ी अच्छी खासी उनकी फॉलोइंग है, वन ऑफ हिज फॉलोअर्स एज वेल। उन्होंने भी बड़ा खूबसूरत आज एक स्टेटस दिया है अपने फेसबुक पे इसी बात पे, और बड़ा खूबसूरत पॉइंट उठाया उन्होंने, मैं उस पर बात करना चाहूंगा। आज मसलन तहमीना दुरानी से शुरू करते हैं, वो बड़ा अहम है। उन्होंने कहा जनाब कि मैं ये दुआ कर रही हूँ कि नवाज शरीफ साहब ये सेफली घर ये तशरीफ ले आए और अपने तमाम एडवाइजर उनको फायर करें, फारिग कर दें उनको। ये शहबाज शरीफ साहब की बेगम साहबा कह रही हैं ओपन फोरम पब्लिक पे, एंड वी एग्री विद हर बाय द वे, वो ठीक कह रही हैं। और जो मालिक साहब जो हमारे दोस्त मोहम्मद मालिक जो हैं, मतलब मालिक से 100 इतराज हो सकते हैं, एटलीस्ट वो गुफ्तगू और ये मशवरे बड़े अच्छे देता है, मतलब पॉलिटिकल साइंस है मालिक में। और लगता है मालिक की और तमीना दुरानी की बिल्कुल सेम वेव लेंथ है। अब मुझे नहीं पता कि मालिक साहब तमीना साहबा को भी एडवाइस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके मियाँ साहब को तो एडवाइस कर ही रहे हैं। उनका ये अल्फाज कहना है कि ये वापस आए, तशरीफ ले आए इस्लामाबाद सारी लाहौर सेफली, और उसके बाद अपने एडवाइजर को फायर करें कि जिन्होंने इनको एडवाइस किया है कि ये जुलूस निकालें, जलसा निकालें, और अपने छोटे भाई के लिए, ये लिखा है उन्होंने, अपने छोटे भाई के लिए जिसकी जान पे बनी हुई है कि मेरा बड़ा भाई जो है मेरी तमाम तर उनका एडवाइसेस के बावजूद वो मसूफ जो है अपना पूरे का पूरा अपना शाही जुलूस लेके चल पड़े हैं, रास्ते में खुदा ना खासा कोई ट्रेजेडी हो जाती है, चीजें होती हैं। सो उन्होंने ये बात उन्होंने यहाँ पे की है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि ये जो 3 दिनों के लिए पूरा का पूरा जीटी रोड या रोड बंद कर रहे हैं, ये कॉमन आदमी के लिए मसाइल आप पैदा कर रहे हैं। उसने कहा मैं इस पे अपॉलॉजी करती हूँ। ये जरा देखते हैं कि जो कहते हैं कि इनके एडवाइजर और उनके एडवाइजर में कितना फर्क आ रहा है। और खासी उन्होंने यहां भी कहा है कि सीएम जो है इनका भाई जो है, आप उनसे कुछ जरूरत से ज्यादा ही काम ले रहे हैं, मतलब है कि वो 9 साल से बकौल उनके सोए नहीं है। वैसे उनके बारे में सुना तो ये उनको रात को नींद वैसे नहीं आती, इंसोम्निया का उनको शायद कोई है कोई प्रॉब्लम। सो खैर उन्होंने उनको लाइक ए गुड वाइफ, उन्होंने उनके इंसोम्निया के मसले को भी इसमें डाल दिया जी, कौम और मुल्क की खिदमत में 9 साल से शहबाज शरीफ साहब हमारी फिक्र में बेचारे सो नहीं पाते, सो नहीं सके। अब मैं अली अकबर नातिक ने जो पॉइंट उठाए वो सर जो बड़े मजे के, अगर इफ यू अलाउ मी, जो आप सवालात उठा रहे थे, उन्होंने पूछा है ये नातिक साहब ने कि नवाज शरीफ किसके खिलाफ जुलूस निकाल रहा है। उन्होंने कहा जनाब क्या ये मरकजी हुकूमत के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं, वो तो इनकी अपनी है, ये पंजाब हुकूमत के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं जो उनके भाई के पास है, तो ये जनाब अदालत के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं और उसका तो कहते हैं कि हम उसका एहतराम करते हैं। अगर ये फौज के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं वो तो इनकी माहतियत है, और अगर उन्होंने कोई ऐसी साजिश की है तो फिर उसके बाद वजीर आज़म साहब को एक्शन लेना चाहिए था, इनके पास तो बड़ी पावर्स हैं। अगर वो अपनी सीक्रेट एजेंसीज के खिलाफ अगर उनके खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं तो वो भी इनके माहतियत आती हैं, अपनी हुकूमत को कहे कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो वो ये पूछते हैं कि हमें बताया जाए, अली अकबर नातिक साहब ने बड़ा खूबसूरत पॉइंट उठाया, मैं उसको सम अप करता हूँ। उन्होंने कहा ये बताया जाए कि मैं सपोजली आपका वर्क करूँ, मैं किसके खिलाफ नारा लगाऊं, वो मियां नवाज शरीफ साहब से पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब मैं उसके अदलिया के खिलाफ नारा लगाना है, मैंने मुझे बताएं प्लीज। हाँ मैंने फौज के खिलाफ नारा लगाना है, मुझे उसका भी बताएं। मैंने ISI के खिलाफ लगाना है तो मुझे उसका भी बता दें। मैंने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाऊं, मैं पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारे लगाऊं। और आखिर पे लिखते हैं वो नातिक साहब, अपना उन्होंने निकनेम रखा हुआ अवामी डाकिया। वो कहते हैं कि आए हमारे नाहल
शरीफ जल्दी बताएं, हम आपके हुक्म के इंतजार में बैठे हैं। आप जिसके खिलाफ कहते हैं हम नारा लगाने को तैयार है, खुदा के लिए किसी का नाम तो लो। खुदा के कीमे लिए के नान सभी और कहते कीमे रहेंगे। के नान और रायते के साथ नारा भी भेज दें। वैसे तो कीमे के ज्यादा नाम का अच्छा ट्रेंड होगा। पुराना हो गया, बिरयानी आ गई है अब मार्केट में बिरयानी मुतारिफ हो गई है। बिरयानी बिल्कुल पैकेट आ गया है। मगर मुझे वो जो ना आगे वो जो डांस करते हुए वो झूमर आपके बकौल ना, वो जो झूमर डालते हुए जो सरकर्दा है ना, जो लीडर क्लास सेकंड टीयर, मैं उनके मतलब ज्यादा खासा फिक्रमंद हूँ, क्योंकि वो उनको अपनी जान के लाले पड़े हुए, उनको पता है कि ये तो रेफरेंस में मारे ही जा रहे हैं, ये अगर मारे जाएंगे बचते हम भी नहीं हैं उनमें से, क्योंकि काफियों को तो हम भी चाहते हैं। मैंने कहा ना 85 से ऑनवर्ड्स हमने भी देखा है, हमारे सामने मोटरसाइकिलों में जो है ना पेट्रोल जिन दिन दोस्तों से डलवाते थे, पैसे नहीं होते थे, चूना मंडी में इनके घरों में हम भी जाते रहे हैं। चूना मंडी में कौन रहता है भाई इनमें ये चले नाम फिर आप ब्रेक से वापस आके बता देंगे। अब वो 40 प्लॉट हैं, वो कहते हैं हम तो हमेशा से पुश्तों से अरबपति थे, तो वो अरबपति का वो हिसाब आगे उनका भी चलना है। वो अपने लिए कर रहे हैं। अच्छा, लोहे के चने वालों का इशारा है। लोहे के चनों वालों की बात कर रहे हैं। चलिए अब छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए कुछ सेनेट की गर्मा गर्म बहस से मुताल्लिक में जो आज हुई अपडेट आपको करेंगे, और इसके साथ साथ अपने वफादारों को नवाजने की जो रिवायत नवाज शरीफ साहब की जानिब से बरकरार रखी गई है, उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। सेनेट की गर्मा गर्म बहस से मुताल्लिक तो बात करेंगे, लेकिन है तो मोस्ट फेवरेट वो क्लासा साहब के चौधरी निसार अली खान साहब, लेकिन आपसे पूछ लेती हूँ वो कहाँ पे आज नजर नहीं आए वो। द मैन टू बी वॉच इज चौधरी निसार, बस उन पे नज़र रखने की ज़रूरत है कि वो, मैंने हमेशा कहा है कि वो अपने टाइम का इंतज़ार करेंगे। उनमें इतनी मरवत और इतनी वज़ादारी ज़रूर है कि ये भी नहीं नज़र आया कि वो नवाज शरीफ को चाकू मार रहे हैं, हल्की सी वो जगह गए हैं जितना कि उनको इस्तकबाल दिया गया, इतना ज़रूर है। उन्होंने बड़े आराम से 8 कुर्सियाँ, 2 मेज़ और जो है ना 50 कीमे के नान बुला के ना अपने घर के बाहर जो है ना एक छोटा सा खैमा लगा दिया कि मैं आपके साथ हूँ। मगर वो ये भी नहीं नज़र आ रहे कि एक प्राइम मिनिस्टर जो कि करप्शन के ऊपर निकाला गया है कि वो नज़र आए कि सबसे आगे दानियाल और तलाल चौधरी को कोनियाँ मारते हुए आगे आके वो कहें कि मैं ताड़ी ड्राइव कर दूंगा, हट जाओ पीछे। एक तो वो खुद भी नहीं आना चाह रहे, वो बस इतनी जरूर है कि खाना पूरी उन्होंने कर दी है। मुझे शक पड़ता है कि मियां नवाज शरीफ के कैंप पर मरियम बीबी की भी यही ख्वाहिश है जो इनकी ख्वाहिश है। वो भी नहीं चाहते कि ये नजर आए फोर फ्रंट पे। जाहिर है उनको एक वो कैबिनेट में भी नहीं लिया, मतलब वो भी गए नहीं है, वो भी खुश हैं ना आने पे, वो भी खुश हैं, वो इसलिए नहीं गए। उनको पता था कि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, ये नहीं आएंगे, वो खुश है उस पर, वो भी खुश है। अब ये क्या, एक जूनियर बंदा जो कि उनके वालिद साहब के साथ ये कैबिनेट मिनिस्टर रहे हुए हैं, उनका बेटा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, इनको टोटली बाईपास करके जो है कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी थी ना। इसके बाद अगर वो कैबिनेट में जाते वो, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके मुतालिक बड़े और किस्म के ख्यालात का इजहार करना होता। तो मैं, उन्होंने अपनी शान दिखाई है जो उनकी है, मैं उनकी बड़ी तनकीद करता रहा हूँ। मैंने उन पर कभी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने उन पर मीननेस का इल्ज़ाम नहीं लगाया। वो एक स्टाइल है उनका, अपना पॉलिटिकल वो बात है, पॉलिटिकल तनकीद करते हैं हम उस पर। तो अभी जो है ना दोनों पार्टीज खुश हैं, मगर मैं उन पर नजर रखे हुए हूँ, आप भी रखें। सब रखे हुए ये तो दाद देना चौधरी साहब को, कुछ भी कहें, उनका जैसे उनका स्टाइल है, इगोइस्टिक ज्यादा है, नाक पे मक्खी नहीं बैठने जाते, ये उनका स्टाइल जो उनको जानते हैं उनके शुरू से ऐसे है। लेकिन ये तो दाद दें कि इस क्राउड में शामिल नहीं हुए। आज जो कह रहे थे कि क्योंकि हमने भी उस पर ट्वीट्स किए, हमने भी कोई बैठ के बातें की कि हजूर कहां से कहां पे आना चाहते हैं। जब मियां साहब से आपकी नहीं बन सकी, आपने खुल के बातें कह दी हैं, तो फिर ड्राइवर बनने का क्या फायदा। और मेरा ख्याल है वो कहते हैं सैनिटी प्रिवेल्ड एट समवेयर, को जी मैं इनका हजूर का ड्राइवर बनने को तैयार नहीं हूं। ये भी चौधरी साहब ने राजपूतों वाला काम किया है, जो राजपूत हमेशा तरीक में बड़े ऑनरेबल लोग और बड़े उस पे खड़े रहने वाले लोग हैं। अब ये पता नहीं कि कल वो मान सिंह जो था उसको जब तक मान सिंह रहा, जब इज्जत जब तक मिलती रही, जब उसकी इज्जत कम हो गई दरबार से तो चुप करके चला गया था, ऐसे थे। तो चौधरी साहब का मेरा ख्याल है ये उनका उस पे था। आज जो वहां पे जो अच्छी तकरीर एक और चौधरी साहब ने की है, वो वहां पे एहतजाज एहसन ने की है सेनेट में, जो हमारे इमरान मकराना रिपोर्टर जो उसको कवर करके हैं सारा, उसमें अच्छी तकरीरें हुई हैं। पनामा के हवाले से शहरी रमान ने बड़ी अच्छी तकरीर की है। ताज हैदर साहब ऑलवेज ही स्पीक्स वेरी वेल, उनकी बड़ी ढीले और बड़े धीमे और अच्छे अंदाज में तकरीर करते हैं, लेकिन उनके पास स्टफ बड़ा होता है, सब्सटेंस बड़ा होता है, सीखते हैं। ताज हैदर की तकरीर जब भी मैं बैठूं तो कुछ ना कुछ नई चीज आपको वहां से मिलती है। और उसमें उन्होंने बाकी, अच्छा मोहसिन अजीज साहब हैं, वो इसके पीटीआई के सेनेटर, ऑलवेज आई लाइक हिम। मुशाहिदुल्लाह खान साहब भी वहां मौजूद थे, उनका अपना एक स्टाइल, उन्होंने कहा जनाब बैरून मुल्क साजिश हुई है। तो शहरी रमान ने सही पूछ लिया, उन्होंने कहा जनाब ये साजिश अगर अमेरिकन ने की है फिर
नाम लेना, वही वाली बात वाली अकबर नाते कह रहा हूं भाई मुझे बताया तो सही मैं अवामी डाकिया हूं, और किसी का नाम तो लो, नारा लगाना, नारा क्या लगाना, नारा क्या लगाना सारे उसकी। एक और बड़ा वहां पे मैं उसमें रहा कि उन सब ने कहा कि हमने अपनी दाढ़ी दूसरे लोगों के हाथों में दे दी है, मतलब कि हमने फौज और अपनी अदलिया के हाथ में अपने सियासतदानों दाढ़ी दे दी है। वो इसलिए दे दिए कि आप अपनी अकाउंटेबिलिटी करने को तैयार नहीं है। ये पनामा आपकी गली मोहल्ले में वहां पे आपके पार्लियामेंट में पूरा 1 साल फिरता रहा है, ना सेनेट उस पर कुछ कर सके, ना उस पर कौमी असेंबली कर सकी है। उस वक्त कमेटी बना के नवाज शरीफ साहब को बुला के प्रोब करके इंपीच कर लेते, तो आपको ये आज ये आपको दिन ना देखना पड़ता, ना दाढ़ी दूसरे को देनी पड़ती। आप अपने प्राइम मिनिस्टर को वहां पे इंपीच आप उनको करने को तैयार नहीं है, अपने एमएनए के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार है, बेशक तैयार नहीं है चाहे कितने करप्शन सामने ना आ जाए। इसलिए दीगर इदारे जो है ना आपकी दाढ़ी आपके बकौल उन्होंने हाथ में ले लिए। बहरहाल अगेन ए वेरी गुड डिबेट। तो अब मुझे मुबारक हो आपके दोस्त नजम सेठी साहब दोबारा पीसीबी के तीसरी दफा वो बन गए हुए हैं, और पिछली दफा तो 3 साल था उन्होंने वो 2 पीएसपी के चेयरमैन रहे हैं। पाक उसकी तारीफ में दोनों की तनख्वाहें जाती रही हैं कि ऊपर एक बुजुर्ग बैठाए हुए थे बेचारे, नीचे उन्होंने एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन बन के वर्चुअली चलाया, अब डायरेक्टली हो गया। आप बताएं जरा। वैसे आमिर जो बात मैं कहता हूँ ना हमारे बारे में जो मशहूर हो गया ना कि पर्टिकुलरली मतलब पहले हम राइटिस्ट को कहते होते थे, जनरल जिया का दौर था, राइट विंग के सहाफ़ी जो थे ना सर उसको दाएं बाजू के वो जाते थे उनके उन शान में कलमे लिखना, कॉलम लिखना और वहाँ पे बैठ के खेलते पाना, रिवार्ड पाना। और हम सारे जो एक तरह लिबरल अपने आप को हम जर्नलिस्ट कहते हैं या उसके लेफ्ट के कहते हैं, हम इन चीज़ों के हमेशा खिलाफ लिखते रहे कि जर्नलिस्ट जो है फॉर गॉड सेक आप जर्नलिज्म करें, फायदे के लिए ना करें। आपकी राय से किसी को इख्तलाफ नहीं हो सकता, मैं गलत हो सकता हूँ, अगर आमिर की राय ठीक हो सकती है, हाँ मेरी राय अगर इन्फ्लुएंस हो रही है किसी ग्रीड की वजह से, कोई लालच की वजह से, किसी फायदे की वजह से, किसी पोजीशन की वजह से, देन फिर आप पे लेबल लगेगा, ठप्पा लगेगा, फिर मुझे कहा जाएगा ही इज अ रेंटेड जर्नलिस्ट। आपकी आजकल एक नया ट्रेंड आ गया हमारे लिबरल क्लास का सर, वो रेंटेड लिबरल जो मैंने दी है, दे आर नॉट लिबरल फॉर ए काज, दे आर लिबरल फॉर ए रेंट, फॉर बेनिफिट्स, फॉर बेनिफिट्स, अभी इंटरेस्ट मुफाद के लिए हैं। अब नजम सेठी साहब मैं दिल से कहता हूं, इनको मैं बड़ा एहतराम करता हूं इनका, और मैं बड़ा इनको पढ़ा है, इनसे मैंने बड़ा सीखा। मुझे ये भी कहने में अर्ज नहीं, कुछ अर्सा इंग्लिश अखबार में जब करते थे मैं स्टोरीज इनके लिए करता रहूं, इनसे बेस्ट एडिटर, वन ऑफ द बेस्ट वन, मतलब जिनकी मैं इज्जत करता हूं, शाहीन सबाई साहब हैं, अगेन बहुत बड़ा नाम था इनके। सेठी साहब बहुत बड़े अच्छे एक एडिटर रहे हैं, और भी बड़े लोग हैं जिनका नाम लिया जा सकता है। नाम मिलाए ना, इकट्ठे लोग कंफ्यूज ना कर जाए। अच्छी बात है ना, दुनिया और है। अब नजम सेठी साहब से हमें क्या शिकायत है, हमारे उस्तादों में रहे हैं ना जर्नलिज्म में, हम जिनको हमारे रोल मॉडल थे किसी हद तक। सर मेरी पूरी बात सुन लेना, मैं सुन रहा हूं, मेरा दिल दुखा है ना। कहते हैं तो मेरा दिल दुखता है, वो जर्नलिज्म कभी भी नहीं, वो हमेशा मालिक अपनी उनकी प्रेस थी, उन्होंने फ्राइडे टाइम्स भी निकाली, इज अ गुड राइटर नो डाउट सर, बट जर्नलिस्ट वो होता है जिसका पेशा जर्नलिज्म है। दिल खोल कर आपने मेरी बात पूरी नहीं होनी, क्योंकि आप भी लाहौर के हैं ना, ये सारे के सारे लाहौर वाले जो है ना सारे बेनिफिशरीज। मजे की बात है, वकीलों में उठा के देख लें, जो लिबरल क्लास का आपका वकील है और जो फायदे ले रहा है, जो बड़े बड़े बात कर, किस वक्त हम आपके सामने मजीद इंकशाफात करने वाले, कौन कौन से हुकूमती केसेस जो हैं वो किस किस वकील को मिलते रहे, जो बैठ के उनको जमहूरियत उनको अच्छी लगती है और उनको जजेस बुरे लगते हैं, उसकी रीजन भी बताएंगे, डॉक्यूमेंट के साथ आएंगे। अब नजम सेठी साहब से हमें क्या शिकायत हुई है, इनका फ्राइडे टाइम जो है एक लिबरल वॉइस थी, डेली टाइम्स बाद में इन्होंने निकाला, इजाज हैदर के साथ मिलकर, और बड़ा अच्छा निकाला इन्होंने। हम ये समझते थे कि ये लोग किसी काज के लिए जर्नलिज्म कर रहे हैं। अब हमें पता चलता है कि एक नई क्लास आपने बना ली, एक नया माफिया बन गया हमारे जर्नलिस्टों के अंदर, जो हुकूमतों को आके रेंट पर अवेलेबल हो जाता है कि हुजूर हम आपके लिए कॉलम भी लिखेंगे, हम आपके लिए टीवी शोज भी करेंगे, एक पैकेज डील होगी, हम सोशल मीडिया पे भी आपकी एक्टिविटीज करेंगे, इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। जो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट रही, और भी बड़े नाम में लिए जा सकते हैं, वो नजम सेठी साहब की है। इन्होंने उस वक्त याद होगा आके इन्होंने फरूक लगारी साहब ने जब ये बीबी की हुकूमत तोड़ी, ये आके एडवाइजर लग गए थे, और मुझे खुद इन्होंने कहा था एक दफा, जब इन्होंने मुझे कहा ना कि आप इस फ्राइडे टाइम्स के लिए लिखें, आर्टिकल लिखें, खबरें दें, तो मैंने कहा सॉरी सर, आप फ्राइडे टाइम्स को इस्तेमाल करके हुकूमतों से ओहदे लेते हैं। मैं इस पर कसम तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कहने को तैयार हूं। मुझे खुद कहा था कि क्लासा जी पार्टनर अब इनका कोई ओहदा नहीं लूंगा, ये मुझे खुद कहा था, आप लिखना शुरू करें। मैंने इन पर भरोसा करके लिखा, अल्लाह के फजल से पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने फिर डिसीव किया है। उन्होंने फिर उसी नवाज शरीफ साहब से ओहदे लिए, उन्होंने फिर अपना साथ उनके साथ बैठ के कंप्रोमाइज किए। हम सहाफी आप और मैं भी रहे, जरदारी के साथ भी रहे, आप नवाज साहब के भी साथ हैं। मैं बड़ी दफा सोचा कि इनके ऊपर सीरीज करूं, मगर वो सीरीज नावल की शक्ल में बन जाता है, वो नावल लिखा नहीं जाता। मेरा उसके 1-2 चैप्टर जो ना आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में मैं उनको बड़ा
बड़ा गौर से देख रहा हूँ। मैंने कहा ना, मैं 85 से बिल्कुल टेलीस्कोप उन पे भी लगाई हुई है, तो वो हम भी आपको शेयर करेंगे। ये जो लगारी वाली बातें कर रहे हैं ना, हम उन सारी महफिलों में शरीक रहे हैं। वो लोग थे जो कहते थे फारूक लगारी को 1 साल रहे हैं, यहाँ नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। गॉडफादर की वो लाइन याद आ रही है आमिर साहब, उस पे कंक्लूड करते हैं तमाम लोगों को देख के। वो कहते हैं ना, इट्स ए बिजनेस, नथिंग पर्सनल। ये जर्नलिज्म नहीं कर रहे हमारे दोस्त, ये बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।